धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मुझे बजट पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जो 2 साल के इस कठिन दौर में भी इतना शानदार बजट दिया और विशेष तौर पे कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए पिछले 70 सालों के वन ऑफ द बेस्ट बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। और दिल की गहराई का बजट भाषण, लंबा भाषण था, परंतु राजस्थान की सरकार का एक कमिटमेंट था। इस भाषण के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन दर्शाता है, उनका अनुभव इस भाषण के अंदर था। इस बजट को बनाने में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काम आया, 13 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका अनुभव था इस बजट में दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। चाहे युवाओं की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, चाहे रोजगार की बात है, ग्रामीण हो या शहरी हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम चीज़ों को इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कारण भी धन्यवाद दूंगा कि इस बार कृषि बजट का एक नवाचार राजस्थान में शुरू किया गया, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। जहां दिल्ली में केंद्र की सरकार रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज कर रही है, यहाँ किसानों को सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से एक कृषि बजट पेश किया है इस बार, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इस पूरे बजट के अंदर प्रमुख तौर पे जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू करी है, उनमें चिरंजीवी जो स्वास्थ्य योजना थी उसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख किया, सभी को मुफ्त इलाज की बात करी है। बिजली के बारे में भी हमारे विपक्ष के साथी अक्सर कहते रहते थे कि इसकी रेट ज़्यादा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी भावनाओं को, जनभावनाओं को मानते हुए इसको सब्सिडाइज किया है, इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए तक निःशुल्क की गई है, 1 लाख की अतिरिक्त नौकरी जारी की गई है, सेवाएं जारी की गई है। दिव्यांग स्कूटी 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई है। SC/ST विकास कोष में भी 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में 250 करोड़ रुपए से एक यूथ हॉस्टल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर और कोटा को भी प्राधिकरण बनाने की इसमें घोषणा की है। तमाम घोषणाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कमिटमेंट दर्शाता है कैसे राजस्थान को आगे लेकर के जाना है, आने वाले समय में किस तरह से राजस्थान में विकास करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र भीम देवगढ़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भीम में बहुप्रतीक्षित कन्या महाविद्यालय थी उसकी इसमें घोषणा करी है, उसके लिए, और बार में एक उप तहसील की घोषणा करी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ताल लसानी से होते हुए 40 मील तक का एक सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बजट के अंदर सबसे अच्छी बात जो ये रही कि हमारे विपक्ष के साथियों के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। मैंने अखबार में अगले दिन देखा, सारे समाचार पत्रों में ज़्यादातर जो बयान प्रतिपक्ष के थे उनके अंदर दम नहीं था। राजनीतिक आधारित बजट कहा, किसी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास, कांग्रेस सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, किसी ने कहा चुनावी रंग में रंगा हुआ बजट है। कुल मिलाकर के विपक्ष के पास कुछ बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट इतना दमदार रहा कि इस कोरोना की परिस्थिति में ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना शानदार बजट आएगा, और इस बजट ने विपक्ष को भी चारों खाने चित्त कर दिया। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ साहब, मैं अक्सर उनका भाषण देखा करता हूं, आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरी ज्ञानवान हैं, सब तैयारी करके आते हैं, पर इस बार आपकी स्पीच में दम नहीं था सर। आपकी बारी ये स्पीच इसलिए दमदार नहीं थी क्योंकि बजट दमदार था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और अंदर खाने आप भी ये बात समझ रहे थे कि इतना शानदार बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है तो इसकी गलती कहां से निकालें। तमाम विपक्ष के साथी इस बात के लिए बजट के चारों तरफ घूमते दिखाई दिए कि इस बजट के अंदर घुसे कहां से, कमी निकाले कहां से। मुख्यमंत्री जी ने बजट इतना शानदार पेश किया, आप सब लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिला। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपको यही उम्मीद है कि बजट लागू नहीं होगा। अगर बजट लागू नहीं करना होता तो आखिरी साल में बजट घोषणा करने की परंपरा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में भी लागू करने की मंशा से ही बजट की घोषणा करी थी, और इस बजट में भी यही मंशा रही है।
2021-22 का बजट जहां तक मेरी जानकारी है 70-80% तक लागू हो चुका है। हम लोग सब बजट में अपने विधानसभा क्षेत्र की घोषणाओं से इसको जानते हैं। उसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22-23 का बजट भी पूरा लागू होगा। जहां तक बजट लागू होने की बात है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए चंबल की घोषणा करी थी 1032 करोड़ रुपए की। एफएस जारी हो गई, टीएस जारी हो गई और आज टेंडर अंडर प्रोसेस है। बाहर में थाना खोलने की बात की थी, थाना स्टार्ट हो गया। बीम में साइंस सब्जेक्ट कॉलेज में दिया था, कॉलेज में साइंस सब्जेक्ट स्टार्टेड है और 160 बच्चे आज अध्ययनरत हैं। दिवेर में उप तहसील कहा था, जमीन अलॉट हो गई, स्वीकृति जारी हो गई। बीम में आईटीआई बोला था, जमीन अलॉट हो गई, एफएस इशूड हो गई और अब पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम चालू किया जाना है। मिसिंग लिंक में जो 5 करोड़ सड़कों की बात हुई थी, वो मेरे ख्याल में तमाम हमारे सदन के साथियों के यहाँ पे मिसिंग लिंक की सड़कें चालू हो चुकी है। मेरा कहने का मंशा यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये बजट लागू करना माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला प्रेरोगेटिव है और इसको किसी भी सूरत हाल में पूरा लागू होगा। हमारे विपक्ष के साथी यही सोच रहे हैं कि बजट लागू नहीं होगा और उसकी हमको आलोचना करने को मिलेगा, पर मैं आपको इस बात की मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, इस बार कमिटमेंट के साथ हम कह सकते हैं कि 2023 में इस बजट को लागू करेंगे। राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हम 2023 के अंदर। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी तरीके से इस बात के लिए भी साथ हैं कि इस बजट में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणा हुई है। ये बजट पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक नहीं होकर के पैन राजस्थान के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ बोला गया है। अगर आप देखें, पूरे राजस्थान के लिए इस बजट में घोषणाएं हुई हैं और इस बजट में किसी भी विधानसभा क्षेत्र को मेरे हिसाब से बकाया नहीं रखा है। 10 करोड़ की मिसिंग लिंक सड़कें ये सारे विधानसभा क्षेत्रों में लागू होंगी। 3820 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेंगी, सेकेंडरी से ये भी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी। 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ये भी सभी तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में होगी। बालिका विद्यालय क्रमोन्नत होंगे, तकरीबन 2350 बालिका विद्यालय क्रमबद्ध तौर पर क्रमोन्नत होंगे, ये भी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी। कुल मिला के बजट पूरे राजस्थान के आम और आवाम को दिमाग में रख के बनाया गया है। जहाँ तक बजट इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हम तो बजट इम्प्लीमेंटेशन निश्चित तौर पर करना चाहते हैं। जैसा मैंने मेरे इलाके का बजट इम्प्लीमेंटेशन बताया, पूरे राजस्थान का बजट इम्प्लीमेंटेशन बताया। पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बजट आया था, आखिरी बजट, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक मांग आई थी देवगढ़ के अंदर आईटीआई खोलने की। 2018 के बजट में दिया, आईटीआई वालों ने चिट्ठी भी लिखी, पर कोई किसी तरह की स्वीकृति जारी नहीं हुई और आज आईटीआई कहीं पे बनी हुई नहीं है। जहां तक राजसमंद जिले की बात है, मुख्य तौर पे जल योजना की बात आती है। पिछले बजटों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2018-19 में 450 करोड़ की योजना की बात की गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके पहले 2016-17 में 1064 करोड़ की लागत से राजसमंद जिले के लिए पानी लाने की बात की गई थी। ना तो एएस जारी हुई, ना टीएस जारी हुई, ना एफएस जारी हुई, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। पूरी तरीके से बजट कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप लोगों ने लागू नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि ये बजट लागू नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष जी के कहने पर और आपके और हम सब लोगों ने अनुरोध किया था पिछली बार, और एमएलए लेड को 5 करोड़ रुपए करने की मांग रखी थी इसी सदन में, और उसी सदन के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको और हमारे सबके कहने से जो एमएलए लेड है उसको बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए किया। ये गांधीवादी मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर सकते थे, अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री ही इस तरह की बात कर सकते थे कि यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये घोषणा हुई। दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार में केंद्र सरकार ने कोरोना के समय एमपी लेड पे रोक लगाई। आज एमपी लेड पे किसी तरह के काम नहीं हो पाए और हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एमपीज का जो काम है इलाके में पूरी तरह से अटका हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिसिंग लिंक सड़कें तो दे दी, पर जो एमपीज राजस्थान में मिसिंग है उनको ढूंढने के लिए कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से सारे एमपीज लापता हैं, नदारद हैं, किसी तरह की कोई काम करने की उनकी मंशा नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि पिछले 8 सालों का दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसमें 4-5 मंत्री आज की तारीख में हैं। पिछले शासन में भी 4 मंत्री रहे,
8-8, 9-9 मंत्री होने के बावजूद 8 सालों में राजस्थान को कुछ विशेष नहीं मिला। वहीं अगर पिछले 10 सालों के कांग्रेस राज की बात करें तो चाहे ITI हो, चाहे IIM हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे DFCC हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे मेमो कोच हो, तमाम घोषणाएं उस समय कांग्रेस की सरकार में, दिल्ली में जो हमारी सरकार थी उस समय हुई। पर आज इस पूरे इलाके में कोई भी काम करना है तो हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आज दिल्ली में हमारे पार्लियामेंट में MP बैठे हैं, 25-25 MP बैठे हैं, किसी तरह की कोई मांग राजस्थान के नहीं उठाई जाती, किसी तरह की किसी राजस्थान की मेजर मांग के बारे में वहाँ दिल्ली में बात नहीं की जाती। और वो एक तरह से दिल्ली के जो तानाशाही शासन है उससे डर के चुपचाप बैठे हैं और ना तो अपनी आमो आवाम की आवाज़ पहुँचा रहे हैं और ना अपनी जनता की आवाज़ दिल्ली की सरकार तक पहुँचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से मनरेगा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। मनरेगा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही उसके अंदर उन्होंने ये जो 100 दिन की मनरेगा की योजना थी इसको 125 दिन करने की मंशा जताई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलेगी। 750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था इसके लिए की गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़ा दिल रखते हुए किया। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है 2014 से ही इस मनरेगा को बार बार कोस रही है। हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस की योजना है, इसका क्या करें। और आज जो दिल्ली की सरकार ने इसके साथ अपनी मंशा जताई है, 98,000 करोड़ रुपए का बजट था पिछले साल, जिसको घटा के 73,000 करोड़ रुपए किया, 25% की इसमें कटौती करी है और उसके अलावा 12,000 करोड़ के करीब का अभी पुराना ड्यूज बाकी है, जिसमें मटेरियल कंपोनेंट का भी है और मेट और लेबर का भी है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये घटाएंगे तो उसके बाद कुल मिलाकर के 60,000 करोड़ रुपया बाकी रह जाएगा और उससे हम लोग मनरेगा का विकास करना चाहेंगे देश के अंदर। किस तरह से होगा, जहाँ 1,00,000 1.5 लाख करोड़ का बजट कैप होना चाहिए था उसकी बजाय 60,000 करोड़ के इस बजट कैप से किस तरह से काम होगा ये आपके सामने है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मनरेगा जो गारंटी योजना थी, रोजगार गारंटी योजना थी, वो ऑप्शनल योजना बन जाए और लोगों को गांव में इसके कारण तकलीफें नहीं उठानी पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी रोजगार को भी दृष्टिगत रखते हुए 100 दिनों की एक योजना दी है, जिसमें 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देश के अंदर 4-5 दूसरे राज्यों में भी ये योजना चल रही है, परंतु उन सब राज्यों में 100-150 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं है। राजस्थान की सरकार ने इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पिछले 7-8 सालों में केंद्र की सरकार ने कभी भी इस मनरेगा के बजट को नहीं बढ़ाया। घटाने की बात तो हुई है इस साल, बाकी या तो बराबर रखा या 1-2% ऊपर नीचे रखा। और पिछले 4-5 महीने से तो पूरा राजस्थान परेशान है। मेट और लेबर और हमारा जो मेट कंपोनेंट है और कारीगर कंपोनेंट है वो मटेरियल कंपोनेंट के साथ अटैच किया हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। 4-5 महीने से हम सब लोग, पूरे राजस्थान के लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि पेमेंट हो। मैंने माननीय सभापति महोदय जब इस मनरेगा के डेटा को देखा, 2017 में भी तकरीबन साल में 8-10 बार इसमें पेमेंट हुआ, 18 में भी ऐसा ही हुआ, 19 में भी तकरीबन इतना पेमेंट हुआ, 20-21 में थोड़ा कम हुआ और 21-22 में तो हद हो गई है। पूरे साल में सिर्फ 3 मरतबा पेमेंट हो रहा है। आज दिनांक तक 3 बार पेमेंट हुआ। किस तरीके से हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वाइव करेगी जब इस तरह का पेमेंट होगा। हमारे MPs को दिशा की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री जी ने भेजा है जिलों में। दिशा की मीटिंग में जाते हैं हमारे सभी तमाम MP साहिबान, और दिशा की मीटिंग में किसकी समीक्षा होती है? राजस्थान सरकार की योजनाओं की। चलो वो योजना की समीक्षा आप करो, पर जब आप समीक्षा करते हो तो सेंटर की इन स्कीम्स के बारे में क्या आपको पता नहीं लगता कि नरेगा का क्या मान्य है? हम MPs अगर जाकर के दिल्ली में बोलें इस बात को तो निश्चित तौर पे ये डिले नहीं हो सकता। जहां तक भर्तियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों का ऐलान किया है और तकरीबन 1.25 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी सब्जेक्ट है, दिल्ली की सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% है देश की, जिसको सुधारने की जरूरत है।
3 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जब तक इन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, जब इन युवाओं के लिए रोजगार नहीं होगा, जब तक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी। और मैं माननीय सभापति महोदय, एक 1000 फौजी फैमिलीज का हमारा विधानसभा क्षेत्र भीमदेवगढ़ है और तमाम नौजवानों की इच्छा है कि वो भी फौज में जाएं, पर पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह से कोरोना के नाम पर सेना की भर्ती रोकी हुई है, ये भी बहुत दुखद है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा और उसमें 2 वर्ष की छूट देने के लिए भी कहा है। और जैसे पहले 2015-16 में 127 भर्तियां हुई और ये घटती 2019-20 में रोक रहे हो और चुनाव कराए जा रहे हो, तो देश का नौजवान समझता है और यूपी के चुनाव में इसके लिए सबक सिखा देगा कि किस तरह से आप भर्तियों को रोक करके चुनाव में जाना चाहते हो। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में तकरीबन 9.25 लाख वैकेंसियां अभी पेंडिंग, उनमें से 60-70 हजार की वैकेंसीज के लिए निकाला है, पर 8 लाख वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करने वाले केंद्र की सरकार अब पूरे तरीके से इस मामले में फेल हो चुकी है और इस बार 60 लाख नौकरियों को कहा, वो भी एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अभी माननीय नेता के मामले में हम लोग बात कर रहे थे, युवाओं से संबंधित मामला है। हम लोग सब इस बात की, सब लोग एकजुट हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के काम कर रही है। पर जिस तरह से अमेरिका के एम्बेसी ने दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में एडवाइजरी जारी करी, डिप्लोमेटिक तौर पे अगर हम भी 15 फरवरी के पहले एडवाइजरी जारी करते तो शायद कुछ इसमें हम लोगों को जल्दी ला सकते थे, उसमें हम लोग कामयाब होते। माननीय सभापति महोदय, पेंशन के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की योजना दी है, इस पूरे राजस्थान के कर्मचारी खुश है, लगे हैं, उनको सबको पेंशन देने की जो मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है, ये पूरे देश में एक मॉडल बन गया है। वेतन कटौती को लेकर के भी मैं कहना चाहूंगा, पिछली सरकार में वेतन कटौती की गई, इस सरकार ने उसको वापस बहाल किया है। 20% मानदेय भी बढ़ाया है हमारे संविदा कर्मियों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके बारे में भी हम सरकार निर्णय करे और उनको कहीं ना कहीं नियमितीकरण करने का सरकार फैसला लेवे। जल जीवन मिशन में भी माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के अंदर राजस्थान से जल शक्ति मंत्री है, पर राजस्थान को कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम राजस्थान को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं पर राजस्थान के लिए करते कुछ नहीं है। दिल्ली में जाकर मंत्री बनते हैं राजस्थान के कोटे से, पर राजस्थान के लिए कुछ नहीं करते। आज राजस्थान सबसे बड़ा भूभाग है, रेगिस्तानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, उसके बावजूद राजस्थान के आदमी के लिए जल शक्ति मंत्रालय से कुछ नहीं किया गया। मैं मांग करना चाहूंगा, तमाम एमपी जो वहां चुप बैठे हैं, सब वहां बात उठाए, आवाज उठाए और राजस्थान का रेशो 90-10 कराया जाए। जब PMGSY में काम कर सकते हैं, मनरेगा में हम 75-25 पे काम कर सकते हैं, PM आवास में 60-40 पे कर सकते हैं, तो किस तरह से आप जल जीवन मिशन में 50-50 कराना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, 40 लाख करोड़ का दिल्ली की सरकार का बजट, 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्थान की सरकार का बजट और 50-50 की बात, और चाहते हो कि 2024 तक हम किसी भी सूरत में इस जल जीवन मिशन को लागू करें। यह संभव नहीं है। इन कागजी बातों से ऊपर उठ के और हम किसी भी सूरत में प्रयास करें कि इस इलाके में, सर एक मेरे इलाके की बात बोल दूं, अंत में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, परंतु कुछ मांगे ऐसी है जो 15 सालों के शासनकाल में नहीं होने के कारण मैं उठाना चाहूंगा। देवगढ़ और भीम में एक ADJ कोर्ट दोनों के यहाँ, दोनों में से किसी एक जगह, और हमारा 100 किलोमीटर दूर राजसमंद से ADJ कोर्ट है, और 50 बेड का एक MCH विंग भीम में खोला जाए। जिला सैनिक कार्यालय उदयपुर का है भी, उसको राजसमंद में खोला जाए, और देवगढ़ में साइंस सब्जेक्ट की व्यवस्था की जाए। सभी सदस्यों की मांग के अनुसार PHC और CHC की संख्या बढ़ाएं और साइंस सब्जेक्ट की व्यवस्था करें। 1-2 लाइन कह के अपनी बात पूरी करूंगा। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। धन्यवाद। जय हिंद।